दिवालियाँ मेरी इंदौर में गुजरी है, लाइब्रेरी में बैठ के। मैं होली पे, मैंने राखी पे, मैं घर जाना मैंने बहुत कम कर दिया था। इस दौरान बच्चों में ये भी मैंने देखा है कि मैम पिछला सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया, मतलब एक जब शुरुआती सब्जेक्ट होता तो अच्छा, लेकिन जैसे ही दूसरा विषय उठाया है तो पहला विषय भूलने लगते हैं क्योंकि वो उसका रिवीजन नहीं करते। जी हाँ, कि पहले एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, जब मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाती थी तो जो मॉर्निंग का टाइम 2-3 घंटे मैं उस सब्जेक्ट के लिए रिजर्व रखती थी कि जो मैंने पहले पढ़ा है मैं उसको रिवाइज कर सकूं। कि रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए, भले ही वो पढ़ाई से रिलेटेड विषय में हो या आपको जहाँ मौका मिले कहीं बोलने का, अपनी बात रखने का, वो रखना चाहिए। तो इंटरव्यू में मेनली वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। नॉलेज तो आपका प्री मेंस में हो चुका है, आपकी जो स्किल्स होती है बात करने की, बोलने की, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो और 3 महीने में प्रीलिम्स में अगर मैं अपना बताऊं कि जो की फैक्टर्स रहे मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के, वो रहा है तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। पता होना चाहिए कि मैंने ये गलती की है, तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। जिस चीज़ ने मुझे सशक्त बनाए रखा वो थी मेरी फैमिली, मेरे पापा। कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। इवन तो पापा ने मुझे आयोग के बाहर मुझे पापा ने कान में बोला था कि तू बेस्ट है, तेरा नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। दोस्तों, मैं शैली आनंद अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ सत्यमेव जयते संस्थान की पॉडकास्ट श्रृंखला कर्मगाथा में। आज कर्मगाथा में हम बात करेंगे यशस्वी मीणा से, जिन्होंने MPPSC 2024 में AD फाइनेंस का पद प्राप्त किया है। चुलबुली, जॉयफुल, चार्मिंग यशस्वी से आज हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी संघर्ष यात्रा कैसी रही और इस पद को प्राप्त करने में किन किन का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ। यशस्वी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार। यशस्वी, आप बताएं कि आपने इस परीक्षा की शुरुआत कैसे की? कहीं से कोई मोटिवेशन मिला या अखबार में पढ़ा कि किसी महिला अधिकारी ने किसी के खिलाफ कुछ एक्शन लिया है या किसी रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ जिससे आपको लगा कि मुझे भी बनना है? मैम, मेरे साथ हुआ था कि मेरी जो कज़न सिस्टर है उनका चयन DSP के पद पर हुआ था लगभग 2014-15 में। तो वहाँ से सबसे पहले मुझे PSC के बारे में पता चला था और वही मेरी इंस्पिरेशन थी। जब मेरा 2019 में मेरी 12th कंप्लीट हुई और उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं MPPSC की प्रिपरेशन करूँगी और इस लाइन में आगे बढ़ूँगी। बट 19 में मैंने सोचा तो था, बट अनफॉर्चुनेटली 20 में कोरोना आ गया और 20-21 लगभग ऐसे ही जो साल थे मेरे वेस्ट चले गए। फिर फाइनली मैंने 2021 के लास्ट से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2021 की लास्ट से? जी मैम। तो बहुत जल्दी कहीं तो आपने पद प्राप्त कर लिया। जी मैम, 2023 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पद मिला था और 2024 मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। थैंक यू मैम। अच्छा, जब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे इसकी तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं एक उत्साह भी होगा और एक डर भी होगा, दोनों में से क्या ज़्यादा हावी था? जी मैम, दोनों ही थे। मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी कि जब मैं PSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी तो मेरी मम्मी और पापा हम तीनों बैठे हुए थे। तो मम्मी ने मुझे बोला कि अब तुझे 6-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरे आँख से आंसू आ गए थे कि मैं 6 घंटे नहीं पढ़ सकती, मैं 1 या 2 घंटे पढ़ूंगी, मैं इतना नहीं पढ़ूंगी। तो उस समय के लिए तो पापा ने बोल लिया था कि हाँ इतना ही पढ़ लेना, बट एक्चुअल में जब पढ़ाई स्टार्ट की फिर दिन का या घंटों का तो कभी पता ही नहीं चला कि कितने घंटे पढ़ाई की है। क्योंकि PSC में फिर घंटों की वजह आपको क्वालिटी पे ध्यान देना होता है कि आपने कितना पढ़ा है और वो कितना प्रोडक्टिव था। बिल्कुल।
जैसे अभी आप बता रही थी कि पापा ने कहा कि इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कभी ऐसा रहा और किसी सदस्य ने कभी आपको हतोत्साहित भी किया हो कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, छोड़ दो? वैसे तो मैम मैं पढ़ाई में शुरुआत से ही अच्छी रही हूँ, तो इस विषय में मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। मेरे साथ थोड़ा सा अपोजिट था, हर किसी को लगता था कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, और कहीं ना कहीं मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो रीज़न वो यही रहा है कि सबको लगता था कि मेरा होगा, तो मुझे भी लगा कि नहीं, करके ही दिखाना है। शुरुआत में आपने जब पढ़ाई की होगी तो कई बार ऐसा रहा होगा कुछ समझ में नहीं आता होगा, तब लगा कि छोड़ देना चाहिए, क्यों ही इतना मुश्किल रास्ता चुनना है? ये तो मैम बिल्कुल है कि कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो लगता है कि सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या गलत पढ़ रहे हैं। इवन जब प्रीलिम्स, हालांकि अभी तक ऐसा मैंने 3 प्रीलिम्स दिए, एक भी प्रीलिम्स मेरा नहीं रुका है, बट जब प्रीलिम्स दे के आते हैं उस टाइम पे नहीं समझ आता है कि आंसर की भी नहीं रिलीज होती है, सब लोग अलग अलग आंसर्स बताते हैं, तो हर बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे लगता था होगा या नहीं होगा, तो मैं मान के चलती थी नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा डर लगता था, बुरा लगता था, बट जब फाइनली आंसर की आती थी या जब रिजल्ट आता था तो हर बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैम इस संबंध में मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन कम रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं, तो मैं लगातार इस परीक्षा में शामिल हुई हूँ सारे लेवल पे, तो डिमोटिवेशन थोड़ा सा कम रहा है। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार बाकी लोग आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ है आपके साथ? मैम ऐसा तो ज़रूर हुआ है, जो पीएससी नहीं करके जो अदर फील्ड में थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, वो लोग कहीं ना कहीं लोग सेटल हो गए थे, जॉब लग गई थी, तो उनको देख के लगता था कि यार हम तो पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट डिले हुए हैं, 2023 का 2025 में आया है। तो वैसे तो कई बार दिमाग में आता था, बट वही की मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा, इसी लाइन के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ हमेशा। क्योंकि बाकी फील्ड में ऐसा होता है, चाहे आप इंजीनियरिंग करो या दूसरी, तो उसमें 4 साल के पढ़ाई के बाद आप सेटल होने लगते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगते हैं। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि घर की तुलना में महल बनाने में समय लगता है। जी मैम बिल्कुल, एक तो ये रीज़न भी है, और कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट थोड़े से लेट भी आए हैं, तो उस कारण और ज़्यादा टाइम लग गया। सही है। बेटा आप मुझे बताइए कि सपने और ज़मीनी हकीकत दोनों में आपको अंतर समझ में आया जब तैयारी की आपने? तो जी मैम, जब शुरुआत में जब पढ़ाई करते हैं, मतलब शुरुआत में कोई भी एस्पिरेंट पीएससी की तैयारी स्टार्ट करता है, तो वो एक डीसी का सपना लेके चलता है कि डेप्यूटी कलेक्टर ही बनना है। बट जब तैयारी करते करते जब एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर लगता है कि कब तक घर वालों से पैसे लेंगे, कब तक घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो फिर मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि कोई भी पोस्ट मिल जाए, डीसी तो ठीक है, कोई नीचे वाली ही मिल जाए जो भी मिल जाए वो ठीक है, चलेगा, या फिर साइड में कोई ना कोई हम कोई रोजगार देख ले, कोई जॉब देख ले कि साथ साथ एटलीस्ट कुछ तो हमारी अर्निंग हो सके। तो शुरुआत में तो सपने बड़े होते हैं, पर कहीं ना कहीं जब हम परीक्षा में शामिल होते हैं तो फिर थोड़ा सा लगता है कि कोई भी पोस्ट चल जाएगी। अच्छा, अभी जब आप सिलेक्ट हो गई हैं, एडी फाइनेंस का पद भी आपको मिल चुका है, तो अभी यही ख्याल है कि बस मिल गई है, अब जर्नी यहीं पे रोक देते हैं, आगे नहीं करना है कुछ और? मैम अभी मेरा जो फाइनल जो लक्ष्य है मेरा, वो है डेप्यूटी कलेक्टर। हालांकि इस बार 2024 में मुझे डीएसपी मिल सकता था, चूँकि मैंने अपनी जो प्रेफरेंस थी उसमें नहीं डाला था डीएसपी, मुझे डीएसपी की जॉब नहीं चाहिए थी, तो बस मुझे एक ही पोस्ट के लिए अब एग्ज़ाम देना है, वो है डेप्यूटी कलेक्टर, और अभी 2025 का भी मेरा मेंस है, तो मैं उसे अच्छे से दूँगी। लक्ष्य बहुत क्लियर है। बिल्कुल मैम। अभी आपने अपनी शुरुआती स्थिति बताई कि कैसे आपने अपने कज़न से प्रभावित होकर के इस यात्रा को शुरू किया और छोटे छोटे किस्से सुनाए। अब हम बात करेंगे कि तैयारी, पूरी तैयारी कहीं ना कहीं मुख्य संघर्ष होता है पीएससी का, तो आपने कोचिंग से पढ़ाई की या फिर आप सेल्फ स्टडी करने में भरोसा करती थी? मैम मैंने कोचिंग से की थी पढ़ाई। आजकल बच्चे सोचते हैं कि हम चैट जीपीटी की हेल्प से या सेल्फ स्टडी कर लेंगे, आपको क्या लगता है, क्या कोचिंग ज़रूरी है? बिना कोचिंग के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? मैम मुझे लगता है कि
कोचिंग उतनी ज़रूरी नहीं है। अभी वर्तमान में फ़ोन है, ऑनलाइन सब चीज़, यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, जैसा कि आपने बोला ChatGPT, और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने उसकी भी हेल्प ली है, ऑनलाइन कोर्सेज भी है। तो मुझे लगता है कोचिंग उतनी इम्पॉर्टेंट अब नहीं रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, और जब हम एक बार कोचिंग करते हैं तो हमें ये चीज़ भी समझ आती है कि कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी से भी ये चीज़ क्लियर की जा सकती थी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि फिर मार्गदर्शन के लिए ज़रूरी है शुरुआती फेज़ में? जी मैम, अगर कोचिंग मिल जाए तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है कहीं ना कहीं। जो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति 2-3 साल में क्लियर करता है, उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं कोचिंग में सही गाइडेंस मिलता है, तो उसको पहले या दूसरे प्रयास में क्लियर कर लेता है एग्जाम। काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, हमें जी कुछ मैम। बना हुआ मिल जाता है। जी। ओके, आप जब पढ़ रही थी तो आपका शेड्यूल कैसा था? ऐसा था कि सुबह उठते से ही बस किताब हाथ में होती थी और सोने से पहले भी बस किताब हाथ में होती थी? मैम, मेरा शेड्यूल मैंने कभी घंटे काउंट नहीं किए, जैसा कि मैंने बताया था। मैंने हमेशा कंटेंट को प्राथमिकता दी है कि मुझे ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं। मेरा जनरली शेड्यूल होता था कि मैं सुबह उठ के लगभग 8 बजे इससे पहले लाइब्रेरी चली जाती थी। उसके बाद मैं पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही रहती थी। लगभग 1 बजे मैं खाना खाने रूम पे आया करती थी। मेरी रूम और लाइब्रेरी पास थी। फिर खाना खा के फिर मैं 1-8 घंटे में खाना खा के और रेस्ट करके वापस लाइब्रेरी जाती थी। उसके बाद फिर मैं 7-8 बजे एक छोटा सा ब्रेक लेती थी। उस टाइम पे मैं खाना खाना थोड़ा सा अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे जल्दी नींद आ जाती है खाना खाने के बाद। तो मैं ट्राई करती थी कि कुछ स्नैक्स वगैरह ले लूँ। उसके बाद, हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है, मैं रात को 12 बजे खाना खाती थी और खाना खा के सो जाती थी। तो ये बहुत बुरी चीज़ है और मुझे बहुत बार इसके लिए डांटा भी गया है। बट ऐसा मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम टाइम में करती थी। तो एग्ज़ाम टाइम में कहीं ना कहीं इसमें कठोरता आ जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम देती थी, और जब एग्ज़ाम नहीं होते थे तो कई और काम भी आ जाते थे, तो थोड़ा सा इसमें चेंज होता रहता था। ढील भी देते थे। और लाइब्रेरी में ही मैं अपना नैप ले लिया करती थी, कई बार दोपहर में 15 या 20 मिनट की। कई बार घर पे बात कर लिया करती थी, या कई बार कुछ फ़ोन में देखना होता था तो वो देख लेती थी। तो ऐसे करके ज़्यादातर टाइम मैंने लाइब्रेरी में ही गुजारा है। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट हुआ करता था? बस जिसको पढ़ते हैं तो बस इतना मन लग गया कि अब इसे ध्यान ही नहीं रहा कि दूसरा विषय भी पढ़ना है भाई? मैम, मुझे ज्योग्राफी ज़्यादा पसंद था। ज्योग्राफी को मैं ज़्यादा पसंद करती थी। क्या कारण था ज्योग्राफी को पसंद करने का? क्योंकि सबसे पढ़ाई की शुरुआत में MPPSC में जब आई तो मैंने अपनी पढ़ाई ज्योग्राफी से ही स्टार्ट की थी। और उस टाइम पे मैंने जब पढ़ाई की थी अपनी UG के दौरान, 12th के जस्ट बाद, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी शुरुआत में ही क्लियर हो गई थी। और वो ऐसा सब्जेक्ट हो गया था कि स्टार्टिंग से ही मुझे उसमें सब कुछ आता था। तो ज्योग्राफी मेरे लिए बहुत इजी हो गया था, तो इसलिए मुझे ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छा लगता था। अच्छा, स्कूल के टाइम पे हम ज्योग्राफी पढ़ते थे और आज के टाइम जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस समझ आया? मैम, डिफरेंस यही है कि ज्योग्राफी तो सेम ही है। उस टाइम पे हम थोड़ा सीरियस नहीं लेते थे, बस एग्जाम के लिए पढ़ के चल जाते थे। अब PSC में आके फिर से वही ज्योग्राफी समझ के पढ़ते हैं। exactly. ताकि आंसर ज़्यादा अच्छे से लिख सके। और इसीलिए मैंने ज्योग्राफी में मास्टर्स भी किया है बाद में जाके। और उसके लिए मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है ज्योग्राफी में ही, और उसके लिए AP का भी मेरा इंटरव्यू कॉल है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो जैसे अगर मैं अपने साथ बताऊं तो मुझे स्कूल टाइम में ज्योग्राफी वैसे ऐसा लगता था कि 10th खत्म हो और ज्योग्राफी से पीछा छूटे, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी में ज्योग्राफी पढ़ा तो वो पहला विषय मेरा भी ज्योग्राफी था, वो मेरा प्रिय विषय हो गया था। इसलिए मैंने पूछा कि ज्योग्राफी स्कूल टाइम में और अभी के टाइम में ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस समझ आता है। बेसिकली वो पढ़ाने के तरीके में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछूं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को चरण दर चरण आप बताएंगी कैसे तैयारी की? जी मैम, प्री लगभग 2023 की मुझे आज भी डेट याद है कि 5 सितंबर को उसका नोटिफिकेशन आया था और मेरा पहला अटेम्प्ट था। और जब नोटिफिकेशन आया था तो एकदम से मुझे बहुत डर लग गया था कि मैं कैसे तैयार करूँगी, 3 महीने तो बहुत कम है। बट क्योंकि मैंने उससे पहले मेंस की तैयारी कर चुकी थी बहुत ज़्यादा, 80% मेरा मेंस हो चुका था, तो प्रीलिम्स पढ़ना कहीं ना कहीं थोड़ा इजी मेरे लिए था।
मुझे लगता है 3 महीने प्रीलिम्स के लिए बहुत इनफ होते हैं। और 3 महीने में प्रीलिम्स में अगर मैं अपना बताऊं कि जो की फैक्टर्स रहे मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के, वो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टेस्ट सीरीज़ दी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टेस्ट सीरीज़ के अलावा भी क्वेश्चन लगाए हैं, जैसे जो घटना चक्र वगैरह जो किताबें आती है उनका मैंने यूज़ किया है। मैंने लिमिटेड सोर्स रखे हैं। अगर मुझे लगता है कि इसमें कम दिया है मेरी बुक में, तो मैं करती थी कि मार्केट से बुक लाती थी, उसमें ऐड ऑन कर लेती थी। कभी मैंने एक सब्जेक्ट के 4 नोट्स नहीं रखे, हमेशा एक सब्जेक्ट का एक ही नोट्स बनाया है अपना, और उसका बार बार रिवाइज किया है। और मैं क्या करती थी, जो मेरी गलतियाँ होती थी उनको मैं हमेशा कॉपी में नोट डाउन कर लेती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जो एक बार गलत किया वो कई बार फिर से आता है, तो फिर से वो गलत हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती थी एटलीस्ट मेरी मिस्टेक्स रिपीट पहली बार में ही वो पकड़ में आ जाए। ये बहुत अच्छा है और शायद नोटेड पॉइंट है। इससे पहले जितने लोगों से बातचीत हुई उन्होंने ये कहा है कि आप मल्टीपल सोर्सेज से ना पढ़ करके 1 या 2 सोर्स से पढ़ें और मल्टीपल रिवीजन करें। तो यशस्वी ने भी जैसे बताया कि वो क्या करती थी कि अलग अलग बुक पढ़ भी रहे हैं तो वो एक ही जगह उसको लिख लेती थी, बजाय चारों बुक से रिवीजन करने के। तो ये मुझे लगता है कि अभी के विद्यार्थियों को भी करना चाहिए, और सिलेक्टेड कैंडिडेट ज़्यादातर यही सलाह आपको देते हैं। मैम अभी नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो बहुत सब लोग पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग में क्या करें, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो इसके लिए तो अब और फैक्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 50-50 में पहले होता था कि तुक्का लग जाता था थोड़ा सा, अब उसमें रिस्क ज़्यादा हो गई है। तो मैक्सिमम रिवीजन मुझे लगता है करना चाहिए, और टेस्ट मैक्सिमम दें, जिससे पता रहे कि कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने अटैम्प्ट करने हैं, हमारी एक्यूरेसी क्या है ये पता लगेगी। तो बहुत से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं। इसके अलावा और कोई सलाह कि अभी नेगेटिव मार्किंग से कैसे निपटा जाए? नेगेटिव मैम मुझे तो लगता है कि रिवीजन और मैक्सिमम टेस्ट लगाना ही इसका सॉल्यूशन है नेगेटिव मार्किंग से फाइट करने का, ताकि उसमें गलती हमें समझ में आती जाए। और आपका ये सुझाव भी अच्छा था कि कौन सी गलती हो रही है, किस तरह से हो रही है, वो भी नोट डाउन करते जाएं। और मैम एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि टेस्ट जब दे के आते हैं तो जनरली हम टेस्ट देते हैं, नंबर काउंट करते हैं और देख लेते हैं हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, जबकि हमें करना चाहिए कि हर एक पोर्शन को ब्रेक डाउन करना चाहिए कि हिस्ट्री के 2 गलत हुए हैं, एमपी के 4 गलत हुए हैं, पॉलिटी के 3 गलत हुए हैं, और फिर उसमें से हमें पता चलता है कि हमारा वीक सेक्शन कौन सा है, फिर उस पर हमें रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं टेस्ट हमारी जो वास्तविकता है उससे हमें बताते हैं कि कितने पानी में है और कहाँ ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो मैम टेस्ट तो मस्ट है। मेंस की तैयारी पे आते हैं, तो मेंस में 6 तो आपके पेपर हुआ करते थे, तो इनसे निपटना, तो पहले इनको पूरा पढ़ना, फिर उसकी आंसर राइटिंग करना, फिर इतना सारा याद रखना, उसको लिखना बेहद मुश्किल है। जी मैम। तो इससे कैसे तैयारी की, आंसर राइटिंग से कैसे निपटे और फिर फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुँचे? जी मैम, मेंस 2023 में 45 डेज मिले थे रिजल्ट के बीच और मेंस के बीच, काफी कम टाइम था और मेरा था पहला अटेम्प्ट था मेरा, और लगभग 80% तो मैं मेंस पढ़ चुकी थी, बट 20% को मैंने टच भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि इसको मैं कैसे टैकल करूँगी। फिर जो 45 डेज थे उसमें मुझे वो सिलेबस भी पढ़ना था, मुझे आंसर राइटिंग भी करनी थी, कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाने थे। तो उस टाइम पे बहुत सारा वो हो गया था, एक साथ बहुत बर्डन आ गया था। बट उस टाइम पे मैंने ऐसा किया था कि मैंने मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में बैठ के जितने ज़्यादा मैं शॉर्ट नोट्स बना सकती थी उनको मैंने बनाया, और बार बार उन्हीं का रिवीजन किया, और बहुत कम सोर्स का मैंने बहुत बार रिवीजन किया। और 23 में मेरी थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि कम टाइम के कारण और सिलेबस कंप्लीट ना होने के कारण मैं आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं कर पाई थी, आंसर राइटिंग थोड़ी कम हुई थी मेरी। तो उस कारण 23 में मेरे थोड़े से 24 से मेंस में कम मार्क्स थे। फिर ये चीज़ जब मैंने 23 में गलती की तो मुझे 24 में समझ आया कि नहीं, मुझे आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि 23 में कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन पेपर छूट रहा था। एक क्वेश्चन मेरे हर पेपर में लगभग छूटे थे 23 में। तो 24 में मुझे पता था कि मेरी गलती कहाँ जा रही है। तो 24 में मैंने बहुत आंसर राइटिंग की थी कि डेली ऑल्टरनेटिव डे पे कि एक दिन छोड़ के या कई बार रोज़ मैं लाइब्रेरी में बैठ के 1.5 घंटे का टाइमर लगाती थी और 1.5 घंटे के टेस्ट लिखती थी। अब मेरी जो पीजी में एक दीदी है उनके साथ बैठकर, तो इससे कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग में सुधार आया, मेरी स्पीड में सुधार आया, मेरी फॉर्मेटिंग में सुधार आया। तो मुझे लगता है कि पढ़ते तो सब लोग हैं,
पता सबको होता है, बट ये नहीं पता होता है कि इसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो जितना ज़्यादा हम आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, और जो ऐसे क्वेश्चन जो हमें नहीं आते हम उनको लिख के आना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है लीड वहीं से मिलती है कि जो क्वेश्चन सबसे नहीं आ रहा है और आप उसको कहीं ना कहीं लिख के आए हो तो आप दूसरों से आगे जाते हो, तो नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं ऐसी हाँ, स्थिति बिल्कुल में। मैम। तो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग की है, शॉर्ट नोट्स की है और बार बार रिवीजन की है। मतलब ये की पॉइंट्स हैं यशस्वी के अनुसार कि एक तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं जिन्हें आप सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं। दूसरा है कि कम पढ़ें लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा करें। फिर है आंसर राइटिंग मस्ट है, फॉर्मेट के साथ, आई थिंक डेटा के साथ भी आपको बिल्कुल करना मैम, चाहिए, डेटा भी के साथ। पुट करते रहना चाहिए। तो आप लोग भी अपने जो भी डूज हैं उनमें ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंसर राइटिंग का अभी आप बता रही थी, तो आपने कहीं आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया या खुद से आपने एक डिसिप्लिन के साथ लिखना जारी रखा? मैम जब मैंने क्लासेस ली थी उसी दौरान मैंने आंसर राइटिंग सीखी थी क्लास में ही। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो वहीं से मेरे आंसर राइटिंग में सुधार आया था। और जब मेरा पहला अटेम्प्ट प्री का था उसके पहले मैं मेंस की एक टेस्ट सीरीज दे चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर ली थी कि ठीक है पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है तो टेस्ट देंगे, तो एटलीस्ट एक टारगेट रहेगा वीकली की टेस्ट दे के आना है, इतना पढ़ना है। तो प्री के पहले मैं एक राउंड मेंस की टेस्ट सीरीज का दे चुकी थी, तो मैम वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। मतलब आपकी रणनीति बहुत ही सटीक लग रही है। तो किसी ने आपको बताया था कि खुद से ही सोचा कि ऐसे ऐसे करूँगी मैं, और वाकई में कमाल की है? मैम मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे जो गाइडेंस मिला है, मेरे टीचर्स जो मिले हैं वो अच्छे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मेरे दोस्त और सीनियर्स रहे वो भी अच्छे रहे हैं, और मैंने बहुत लोगों से गाइडेंस नहीं लिया है। मैंने 1-2 लोगों से गाइडेंस लिया और उसको मैंने फिर ब्लाइंडली फॉलो किया कि मतलब मुझे सब लगा है कि नहीं ये मुझे सही बता रहे हैं, फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, बस उस पर मैंने अपना 100% दिया कि मुझे ये करना ही है और ऐसे ही करना है। तो मैम ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ये भी देखा जाता है बच्चों में कि वो क्या करते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे भी पूछेंगे, सीनियर्स हैं उनसे भी पूछेंगे, टीचर्स हैं उनसे, लेकिन फॉलो किसी का नहीं करना है। उससे ना कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है कि इसने ये बताया, इसने ये बताया, हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए अपने आप को पहचानो, अपनी कमियां और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उस अकॉर्डिंग वर्क करो। और ये भी हो सकता है कि आप जिनसे भी पूछ रहे हैं वो सब सही हो, जी लेकिन वो स्ट्रैटेजी उनके लिए काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे। जी मैम। और अब हम बात करते हैं कि आपने कोचिंग भी की, आपने टेस्ट सीरीज़ भी लगाई, फिर आप सेल्फ स्टडी भी करती थी, तो इनमें कन्फ्यूज़न नहीं हुआ कभी कि कैसे मैनेज करूं? क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम 2 या 3 तो हमें कोचिंग में बच जाते हैं, फिर हमें टेस्ट सीरीज़ भी लगाना है, हम सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं निकाल पाते, तो इसमें बैलेंस कैसे बना सकते हैं? मैम सेल्फ स्टडी तो अगर टेस्ट मुझे लगता है कि जैसे कोचिंग है वो आपके अटेम्प्ट है उससे पहले होनी चाहिए कोचिंग। अगर आप उस दौरान करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है। जैसे मैंने अपनी जो कोचिंग की थी वो मेरी 2021 के लास्ट से 22 में ख़त्म हो गई थी, जबकि मेरा पहला प्रयास 2023 का था। तो कोचिंग मेरी पहले ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग ज्वाइन करी थी सेल्फ स्टडी के साथ, और सेल्फ स्टडी और आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से साथ साथ ज्वाइन किया जा सकता है। वैसे अगर कोई कोचिंग करता है तो उसके साथ भी कोचिंग में भी पढ़ाया ही जाता है। अगर हम उसको साथ साथ टाइम टू टाइम रिवाइज करें और कोचिंग के साथ अपना एक अलग शेड्यूल बना ले कि सुबह के 2 घंटे या शाम के 3 घंटे हमें ये चीज़ कवर करनी है या ये रिवाइज करना है कोचिंग के और टेस्ट के अलावा भी। जी मैम। तो मैम किया जा सकता है, तो भी किया जा सकता बस ना है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है बट कर सकते हैं। मतलब फिर आपको 3 मोर्चों पे लड़ना पड़ता है, जी। और कोचिंग आप पहले कर लेते हैं तो फिर आपके पास 2 मोर्चे रह जाते जी हैं। मैम। तो बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? आजकल बच्चे क्या करते हैं, सीधे आकर के टेस्ट लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जी। वो कोचिंग को अवॉइड करते हैं कि पहले हम पढ़ाई ना करें, जी। सीधा टेस्ट लगा लें। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप पढ़ाई ना करें और सीधा टेस्ट सीरीज़ लगा करके आपके सिलेक्शन हो जाए? मैम ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मैं अपना पर्सनल बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे कोचिंग से फ़ायदा मिला है, और कोचिंग से कहीं ना कहीं जो शुरुआती गाइडेंस है वो सही मिल जाता है, और आपका जो एक बार ही सिलेबस है वो मोटा मोटा कवर हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है।
तो ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है। और जब हमें ये क्लैरिटी हो जाती है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, फिर हम टेस्ट देते हैं तो हम वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। या फिर अगर हम डायरेक्टली टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ हमारा जो स्कोर है वो बहुत कम होगा, लगभग मतलब कम ही होगा बाकी बच्चों से। तो फिर वहाँ से डिमोटिवेशन भी आता है कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ाई ज़रूरी है। मतलब प्री जब पहली बार आप दे रहे हैं बहुत सीरियस होके, तो उससे पहले मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए। बिल्कुल मैम, अगर मेंस पहले पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं प्री बहुत आसान हो जाता है। जी मैम। तो पहले ही तैयारी करके रखिए, पढ़ाई पहले ज़रूरी है। जी। जैसे आपने कहा कि आपने जितनी बार प्रीलिम्स दिया उतनी बार आप उसे पास करके गई, फिर जितनी बार मेंस दिया उतनी बार आप पास करके गई, तो आपको असफलता तो नहीं देखनी पड़ी जहाँ तक मुझे लगता है। जी मैम, एग्ज़ाम के मामले में तो नहीं देखी मैंने। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कठिनाइयाँ तो आई हैं, तो ऐसे में कोई चीज़ थी जिसने मानसिक रूप से आपको सशक्त बनाए रखा? मैम, मेरे लिए जो मानसिक रूप से जिस चीज़ ने मुझे सशक्त बनाए रखा वो थी मेरी फैमिली। मेरे पापा, कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। इवन जब मैं इंटरव्यू देने जा रही थी तो पापा ने मुझे आयोग के बाहर पापा ने कान में बोला था कि तू बेस्ट है, तेरा नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। तो उनका जो विश्वास था, और कहीं ना कहीं मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं, तो मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि इस मेहनत से मैं उनको कैसे आज़ादी दिला सकूँ या कैसे मैं उनकी लाइफ थोड़ी सी पॉजिटिवली चेंज कर सकूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। कह सकते कि परिस्थितियाँ हमारी सबसे बड़ी मोटिवेटर होती हैं। बिल्कुल मैम, इसके लिए कोई फिर बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने बचपन से देखा है, हमारे दिमाग में रहता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें अंदर से मोटिवेट करती है। इंटरव्यू का कोई सवाल है जो आपको बड़ा मज़ेदार लगा हो, या फिर जिसने आपका एक बार तो गला सुखा दिया हो? ये तो बहुत मुश्किल है। मैम, हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ई सिगरेट क्या होती है। हो सकता है ये बहुत लोगों को पता हो, बट उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ई सिगरेट क्या होती है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं गैस कर सकती हूँ सर से। तो सर ने बोला कि हाँ करिए। तो फिर मैंने बोला ई सिगरेट शायद जो फ़ोन का या सोशल मीडिया का या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका जो एडिक्शन है उसे बोलते होंगे ई सिगरेट। तो वो हल्के से मुस्कुराए थे, पर मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि मैंने गलत बोला या सही बोला। फिर जब मैंने बाहर आके इंटरनेट किया तो मुझे पता चला कि सच में कोई डिवाइस होता है जिससे नशा किया जाता है सिगरेट जैसा। तो फिर वो थोड़ा सा फनी था। मतलब फनी था लेकिन नेगेटिव नहीं गया। जी मैम। आपको कभी, जैसे आपने स्ट्रैटेजी तो बहुत शानदार और सटीक बनाई जो अभी तक की बातचीत में पता चला, लेकिन ऐसा कि शुरू से ही यही रणनीति थी आपकी, बीच में आपको कभी बदलना पड़ा स्ट्रैटेजी की नहीं यार ये गलत है, मुझे ऐसा करना चाहिए? मैम, शुरुआत से ही, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जो मेरे दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझसे एक अटेम्प्ट मुझसे पहले दिया है, तो मैंने उनकी गलतियाँ देखी थी कि मुझे पता था ये तो नहीं करना है। तो उनकी गलतियों से मैंने सीखा और वो चीज़ अपने में अप्लाई की, क्योंकि इस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला कि सब लोगों ने एक अटेम्प्ट मुझसे पहले दिया था, उन लोगों ने सबने 22 का दिया था। तो उनकी गलतियों से मैंने सीखा और उसे रिपीट नहीं किया। और जो मतलब सबसे ज़्यादा तो ठीक है, मैंने दूसरों का गाइडेंस लिया, टीचर्स का गाइडेंस लिया, और जो चीज़ मुझे अंदर से बोलती थी कि मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, तो मैंने उनको फॉलो किया। और टाइम पे थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज भी की थी। जैसे पहले मैं शॉर्ट नोट्स थोड़े अलग बनाती थी, फिर बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं बनाने, इतने मीडियम साइज़ के बनाने हैं कि जिससे मुझे मोटे मोटे नोट्स को खोलना भी ना पड़े, और मुझे इतने छोटे नहीं बनाने कि वो मुझे समझना है, और इतने बड़े नहीं बनाने कि मुझे बार बार मोटी किताबों को खोलना पड़े। तो मुझे मीडियम साइज़ के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहले मैं आंसर राइटिंग कम की थी मैंने थोड़ी सी, तो दूसरी बार में मैंने अपनी आंसर राइटिंग ज़्यादा कर दी थी। तो मैम ऐसे टाइम टू टाइम थोड़े से चेंजेस आते रहते थे। तब ये भी कि इसको सिंहावलोकन बोलते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप गलतियाँ करती थी तो उसे लिखती भी थी, तो उससे ये पूरा आपका सिंहावलोकन होता रहता होगा कि पहले आपने क्या गलती की तो एक बार फिर उसको करके और आगे सही करना है। मैम आज भी मेरे पास वो डायरी है, जब उसमें डेट लिखी है कि 23 से पहले जो मेरे प्रीलिम्स आया था, तो मैंने एक डायरी रखी थी अपने पास लाइब्रेरी में,
उस डायरी में आज भी वो गलतियाँ लिखी है कि उस टाइम पे मैं क्या गलतियाँ करती थी, कि ये गलती मुझे सुधारनी है, ये मुझे करना है। तो आज मैं देखती हूँ फिर मुझे समझ आता है कि नहीं, मैंने यहाँ काम किया, ये चीज़ें मेरी सुधर के आई है। तो मैम ये भी कर सकते हैं। तो खुद को शाबाशी देती हैं कि हाँ यार अच्छा किया? जी मैम, सोच के तो अच्छा लगता है। ये देना चाहिए, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं शाबाशी देने में क्या है। जी फैमिली ने तो आपका हमेशा साथ ही दिया है, कभी सोसाइटी की तरफ से कोई दबाव आया, दोस्तों की तरफ से, या कभी आर्थिक दबाव का सामना आपको करना पड़ा इस दौरान? जी मैम, आर्थिक दबाव तो कहीं ना कहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। बट मेरी फैमिली ने बाकी चीज़ों को साइड में रखकर हमारी पढ़ाई को प्रायोरिटी दी, मेरी और मेरा एक छोटा भाई है उसकी भी। तो मैं बहुत मिनिमम रिसोर्सेज में मैं जितना बेस्ट कर सकती थी वो मैंने करने की कोशिश की, और जिससे मैं अपने घर वालों की कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं। तो मैम आर्थिक दबाव रहा था, थोड़ा रहा था, लेकिन उसके बाद भी आपने बड़ी सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे बढ़ी, आपने सफलता भी प्राप्त की और रुक भी नहीं रही हैं। अभी तो आपको डिप्टी कलेक्टर भी बनना है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर बनें। थैंक यू मैम। अब हम कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। वैसे तो काफ़ी बात हो गई, फिर भी आपको इस दौरान स्ट्रेस भी हुआ होगा, कभी अकेलापन भी महसूस हुआ होगा, या फिर एक कंपैरिजन होता है ना कि बाकी दोस्त आगे बढ़ गए हैं, अभी हम पीछे हैं, तो इससे कैसे निपटें आप? मैम मुझे लगता है स्ट्रेस जब ज़्यादा होता है जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। जब हम रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दें और पढ़ाई पे ध्यान दें, ये थोड़ी सी बातें मेरी आइडियलिस्टिक लग सकती है कि बहुत आइडियल बातें हैं, बट लिटरली मैं यही फॉलो करती थी। मैं कभी नहीं सोचती थी, इवन मैं एग्ज़ाम देके भी आ गई तो भी मैं नहीं सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या होना ही चाहिए, या नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो भी सिलेक्शन होगा, मतलब होगा या नहीं होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो बाद में देखा जाएगा। तो मैंने विदाउट रिजल्ट के बारे में सोचे हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम रहा है। इवन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे घर वाले, इवन मेरे सभी दोस्त हैं, वो मुझसे हमेशा बोलते हैं कि तू इतना चिल कैसे रह लेती है, तू इतना कभी परेशान नहीं थी। इवन मैं कभी ये भी ध्यान नहीं देती कि रिजल्ट आने वाला रहता है तो लोग कब आएगा या नहीं आएगा, या फिर एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, होगा या नहीं होगा, 4 महीने में होगा, कब से डिले हो रहा है। तो मैंने इस चीज़ पे भी कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सोचती हूँ कभी तो होगा ही एग्ज़ाम, अच्छा टाइम मिल रहा है तो इसको पढ़ लेते हैं। या रिजल्ट के बारे में जब हम बार बार सोचेंगे कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो होगा आना है तो आए के ही रहेगा जैसा भी होगा, तो उस बारे में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है तो जो भी हमें मिलता है उसमें हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मतलब आप जॉयफुल नेचर से स्वभाव है आपका, या आपने ये बना लिया है ऐसा? मैम मैं थोड़ी सी जॉयफुल तो हूँ, बचपन से ही हूँ, और कहीं ना कहीं मैं कोशिश भी करती थी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कि ज़्यादा मैं नहीं सोचूं और ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दूँ। लेकिन फिर भी कोशिश तो यही करें कि खुद को जॉयफुल बना के रखें, इससे स्ट्रेस कम होता है। और यशस्वी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा चिल नेचर है। अच्छा, सोशल मीडिया से इस दौरान कैसा रिश्ता रहा, कि भाई दूरी बना ली कि नहीं, या फिर फ्री टाइम में कभी कभी चला लिया, थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर ली, दोस्तों से बात कर ली? मैम शुरुआत में एग्ज़ाम से पहले तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट था, बट फिर मैंने उसे डीएक्टिवेट कर दिया था। हालांकि जब थोड़ा सा पीयर प्रेशर होता है कि बाकी तुम्हारे सब दोस्त सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन होता है कि यार हम भी चलाते हैं। बट मैं अवॉइड करती थी सोशल मीडिया यूज़ करना। हालांकि जब एग्ज़ाम दे के आ जाते थे तो 4-5 दिन का जो ब्रेक होता था, रेस्ट लेते थे, उस टाइम में थोड़े दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए खोल लिया करती थी, फिर वापस बंद कर देती थी। तो ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया से दूर ही रही हूँ। ऐसा कहें कि आप सोशली भी एकदम कट हो गई थी बाहरी दुनिया से?
बाहरी दुनिया से तो मैं कट हो गई थी, ये बात सच है। हालांकि जो इंदौर में जो प्रिपरेशन के दौरान मेरे जो दोस्त बने थे उनके साथ में थी, क्योंकि हम लोग पढ़ाई की चीज़ें साथ साथ डिस्कस किया करते थे। इवन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोग ने मेंस के नोट्स भी साथ मिलके बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि न्यू सिलेबस था 24 में और सिलेबस बहुत वास्ट था। एक व्यक्ति को उसके नोट्स बना पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो हम 3 फ्रेंड्स थे, हम तीनों ने सिलेबस डिवाइड किया कि इसके तू बनाना, इसके तू बनाना, इसके मैं बनाऊंगी। और जो हमारी बुक्स थी हमने वो सेम रखी थी कि इस बुक से ही हम नोट्स बनाएंगे, ताकि सभी वो बुक्स पढ़ ले और शॉर्ट नोट्स जब बनाए तो सभी को समझ में आए। और इतनी अंडरस्टैंडिंग हम तीनों में थी कि एक दूसरे की नोट्स, एक दूसरे की राइटिंग हमें अच्छे से समझ आ जाती थी। तो हम लोग ने साथ मिलके नोट्स बनाए और इसका हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ। मतलब हम लोग के सबके नोट्स बहुत अच्छे थे और एग्ज़ाम में रिवीजन करना बहुत इजी हो गया था हमारे लिए। तो दोस्त तो थे, बट ज़्यादातर ऐसे दोस्त थे जो साथ में हम लोग तैयारी करते आगे बढ़ाने वाले दोस्त थे, ना कि पीछे खींचने वाले। तो बाकी आपके 2 दोस्तों का भी सिलेक्शन हो चुका है? नहीं मैम, अभी वो इस प्रोसेस में है। अभी एक फ्रेंड का इंटरव्यू कॉल है, एक फ्रेंड का भी मेंस है, लेकिन सब आगे बढ़े हैं। जी मैम। तो ये रहता है, बहुत सारे बच्चों के ग्रुप रहते हैं, लेकिन उस ग्रुप में करना क्या है ये नहीं, कई बार बस अनर्गल चर्चाओं में ही समय बर्बाद कर देते हैं। उसकी बजाय आप इस तरह से पढ़िए जैसे यशस्वी और उनके दोस्तों ने पढ़ाई की। अच्छी बुक्स पढ़िए, उस पर चर्चा कीजिए, मिलकर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपको फ़ायदा भी होगा, अच्छा लगेगा, सफलता जल्दी से जल्दी मिलेगी आपको। कुछ ऐसा रहा आपकी पर्सनल लाइफ में जिसका सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा पढ़ाई के लिए? मैम कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं किया मैंने, बट छोटे छोटे बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। जैसे कि 2023 के बाद मैंने कभी भी एक भी शादी मैंने अटेंड नहीं की थी कभी। हालांकि मुझे बहुत बोलते थे कि अरे शादी में नहीं आए, कई बार घर वालों को बुरा भी लगता था, बट मैंने स्टिल शादियाँ बिल्कुल नहीं गई मैं किसी। इवन मैंने जो त्यौहार होते हैं, हालांकि थोड़ा सा कई लोगों को लगता है कि नहीं यार त्यौहार घर पे मनाने चाहिए, इवन मुझे भी लगता है, बट स्टिल उस टाइम पे लगता था कि नहीं पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने दिवालियाँ मेरी इंदौर में गुजरी है, लाइब्रेरी में बैठ के। मैं होली पे, मैंने राखी पे मैं घर जाना मैंने बहुत कम कर दिया था। मैं जैसे कि ज़्यादातर लोग डेली चाय पे जाया करते हैं, दोस्तों के साथ बैठा करते हैं, मैं कभी चाय पे नहीं जाती थी। अगर मुझे कुछ लगता था कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना है या थोड़ा टाइम पास करना है, तो ज़्यादातर मैं घर पे बात कर लिया करती थी, या फिर फ़ोन में ही मुझे जैसे शो मुझे इंडियन आइडल अच्छा लगता था तो एक आध में किसी की परफॉर्मेंस सुन लेती थी। तो मैं ऐसे करती थी। मैंने बहुत बड़ा त्याग तो नहीं किया, बट छोटे छोटे बहुत सारे त्याग किए जो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज लाते हैं। एक्चुअली ये होता है, छोटे छोटे त्याग ही होते हैं, और मतलब पढ़ाई के दौरान ये छोटे त्याग ही आपको बड़ी सफलता दिलवाते हैं। सब लोग सो रहे हों और ऐसे में आपको जाग कर के पढ़ना है, तो ये एक सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं जाता है, यार हमें भी एक नैप ले लेना चाहिए, सो जाना चाहिए, लेकिन हम पढ़ रहे होते हैं बस। अब जब आप सिलेक्ट हो गई हैं तो अब कैसा महसूस होता है? मैम अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो सर पे भार है वो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है कि ठीक है। हालांकि अभी जो लक्ष्य है वो फाइनल प्राप्त नहीं हुआ है, अभी लगातार इस प्रोसेस में तो रहना ही है और डेप्यूटी कलेक्टर का पद प्राप्त करना ही है। और जो बाकी जितने रिलेटिव्स थे, जितने दोस्त थे, जितने दोस्त भी नहीं थे, बाकी भी लोग थे जो आसपास रहते थे, जो हमें देखते थे, उनके नज़रिए में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। वो अब रिस्पेक्ट के भाव से देखते हैं। जो तुमसे पहले कभी बात नहीं करते थे, अब सभी तुमसे बात करना चाहते हैं, सभी तुमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो ये ऐसा कुछ बदलाव आया। अच्छा लगता है। तो जैसे आपने PDF में रिजल्ट देखा होगा, या मान लीजिए किसी ने आपको खबर दी होगी, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैम उस टाइम पे मैं घर थी और मैं खाना खा रही थी उस टाइम पे। तो जब मैं खाना खा रही थी और एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो मैं बोल रही थी कि अरे खाना खाने घर ही आ जाओ। तो उसने बोला था कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब आऊँगा। एक फ्रेंड ने तो उसी टाइम पे मेरे फ़ोन में मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं सोची कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे कोई क्यों बोलेगा। फिर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लिक, तो रिजल्ट तो नहीं आ गया। फिर मैंने देखा कि PDF आई है, फिर मैंने
बहुत एक्साइटमेंट में मम्मी सामने बैठी हुई थी, मेरी एक कजन सिस्टर है वो सामने बैठी हुई थी। मैंने बोला अरे रिजल्ट आ गया, एकदम से मैं चीखी और फिर मैंने जल्दी जल्दी नाम अपना स्क्रॉल करना शुरू किया कि कहीं मिल जाए। फिर मेरा नाम था वहाँ पे, फिर मैंने जैसे ही देखा और मैं एकदम से बहुत ज़ोर से मैंने चीखा कि अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं दौड़ के दादा दादी के कमरे में गई, वहाँ उनको मैंने बताया कि अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दादाजी वैसे जनरली लाठी टेक के चला करते हैं, बट उस टाइम पे उन्हें लाठी वाठी सब छोड़ के ऐसे ही उठ के आ गए थे कि और एकदम सब बहुत खुश हो गए थे। वही तो मतलब फिर अब मतलब आपका तो ये रिएक्शन बड़ा आउटस्टैंडिंग था। अब जब सिलेक्शन हो गया है तो तब कुछ महीने हो गए हैं, तो अभी इन महीनों में क्या बदलाव आए हैं आपके रूटीन में? रूटीन में मैम जैसे कि अभी घर में बहुत बार जा चुकी हूँ, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 25 के मेंस पे थोड़ा सा मैं ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम पे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो कोशिश यही है कि 25 पे थोड़ा सा ध्यान दे पाऊँ, बट अभी कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में थोड़ी सी कि थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना थोड़ा हो गया है, घर पे भी थोड़ा ज़्यादा मिलना जुलना हो गया है, तो यही सब चल रहा है। मतलब जो छोटे छोटे सेक्रीफाइस उस टाइम पे आपने किए थे, त्योहारों पे ना जाकर या घर पे ना जाकर, लेकिन अभी आप वो सब एंजॉय कर पा रहे हैं, तो ये भी एक मैसेज है। बिल्कुल मैम कि जब हम छोटे छोटे सेक्रीफाइस करते हैं तो जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत अच्छा बड़ा मिलता है, बहुत स्वीट होता है, तो करना चाहिए।